हेलो स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब अच्छे से होंगे। तो लास्ट लेक्चर में हमने रेस्ट एंड मोशन काइनेमैटिक्स HCV का क्वेश्चन फॉर शॉर्ट आंसर डिस्कस किया था। ये क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए थे। तो आज हम विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आज हम ऑब्जेक्टिव 1 इसका डिस्कस करने जा रहे हैं, काइनेमैटिक्स चैप्टर का। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है, मोटर कार इज़ गोइंग टू नॉर्थ, मोटर कार इज़ गोइंग टू नॉर्थ एट ए स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर। तो हमारे पास एक मोटर कार है जो नॉर्थ की तरफ जा रही है 50 किलोमीटर पर आवर से। तो ये हमारे पास टुवर्ड्स नॉर्थ जा रही है। उसके बाद इट मेक्स अ 90 डिग्री लेफ्ट टर्न। ये 90 डिग्री या तो यहाँ की तरफ जाएगा या तो यहाँ की तरफ जाएगा। इट मेक्स 90 डिग्री लेफ्ट टर्न विदाउट चेंजिंग द स्पीड। तो लेफ्ट की तरफ, यहाँ राइट, यहाँ लेफ्ट, इसका मतलब ये यहाँ की तरफ जा रहा है। तो ये इसका फाइनल वेलोसिटी है 50 किलोमीटर पर आवर और विदाउट चेंजिंग इट्स स्पीड, मतलब ये भी 50 किलोमीटर ही रह रहा है और ये इसका इनिशियल है टुवर्ड्स नॉर्थ। अब हमारे पास क्वेश्चन है द चेंज इन द वेलोसिटी ऑफ द कार इज अबाउट। हमारे पास क्वेश्चन है, आप हमें बताइए व्हाट इज़ द चेंज इन द वेलोसिटी। अगर हम बेटा चेंज की बात करें, हमेशा चेंज इन द वेलोसिटी जो कि वेक्टर क्वांटिटी है, इट इज़ इक्वल टू v फाइनल माइनस v इनिशियल। तो अगर मुझे चेंज निकालना है, सबसे पहले मुझे जो v इनिशियल है उसको नेगेटिव करना पड़ेगा। तो देखिए ये डायग्राम को मैं अगर थोड़ा सा अरेंज करके बनाऊँ तो मैं इसको लिख सकता हूँ v इनिशियल ऐसे और इसको मैं लिख सकता हूँ v फाइनल ऐसे। आप इस वाले वेक्टर को नीचे की तरफ लाएंगे, फिर इसका डायरेक्शन भी सेम रखेंगे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये हमें पता है कि वेक्टर डज नॉट चेंज अनटिल एंड अनलेस इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन इज नॉट चेंज। तो हमने इसको यहाँ पे बनाया, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो अब हमें v इनिशियल को नेगेटिव करना पड़ेगा। तो हमने इस साइड से v इनिशियल को वेक्टर को नेगेटिव कर दिया, मतलब ये बना -50। अब ये है हमारे पास 50 और अगर रिजल्टेंट की बात की जाए तो रिजल्टेंट वैल्यू जो हमारे पास होगा वो होगा इस डायरेक्शन में। ये हमारे पास रिजल्टेंट होगा। तो बेटा रिजल्टेंट का वैल्यू कितना होगा? रिजल्टेंट वेलोसिटी होगा हमारे पास 50 का स्क्वायर प्लस -50 का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। थीटा चूंकि यहाँ पे 90 डिग्री है, कॉस 90 जीरो होता है, तो रिजल्टेंट आएगा ये। दैट मीन्स रिजल्टेंट इज इक्वल टू √50 का स्क्वायर हुआ 2500, 50 का स्क्वायर हुआ यहाँ पे 2500, 2500 प्लस 25 हुआ √5000। √5000 जो है बेटा दैट्स अप्रॉक्सीमेटली कितना? तो इसको हम लिख सकते हैं, इसको दैट्स अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 70। ठीक है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, √5000 को इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 70। तो इसका मतलब हमारा नेट वैल्यू जो आया वो हमारे पास 70 आया। और कहाँ की तरफ? दिस इज़ नॉर्थ, दिस इज़ साउथ, दिस इज़ ईस्ट, दिस इज़ वेस्ट। तो साउथ वेस्ट में हमारे पास जो है 70 किलोमीटर पर आवर का चेंज इन द वेलोसिटी आता है। तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है ये, बेसिक काइनेमैटिक्स का नॉलेज होना चाहिए। चेंज इन द वेलोसिटी या चेंज, कोई भी क्वांटिटी का चेंज निकालने के लिए v फाइनल माइनस v इनिशियल करना है। अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो वेक्टर लॉ लगा के वहाँ पे रिजल्टेंट निकालना है और उसका डायरेक्शन देखना है, जैसा कि हमने यहाँ पे किया। चलिए जी, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास ग्राफिकल क्वेश्चन है और मेरे हिसाब से ये बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है। बेसिक काइनेमैटिक्स का नॉलेज हमारे पास होना चाहिए। देखिए सबसे पहले हमें बताया गया है कि हमारे पास जो है फिगर 2 हमें बता रहा है, ये हमें डिस्प्लेसमेंट ग्राफ दे रहा है। किसका? पार्टिकल मूविंग का डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है। तो आप एक काम कीजिएगा, आपको ये पता होना चाहिए वेलोसिटी इज इक्वल टू dx/dt। दैट मीन्स डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का जो स्लोप है, स्लोप हमें क्या देता है? वेलोसिटी। यानी हमें ये पता है कि स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ जो है वो क्या देता है हमें? वेलोसिटी। देखिए जी, अब ये बता रहे द पार्टिकल इज कंटिन्यूअसली गोइंग इन पॉजिटिव डायरेक्शन। पार्टिकल पहले तो पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है क्योंकि स्लोप पॉजिटिव है, वेलोसिटी इसका पॉजिटिव है, लेकिन उसके बाद यहाँ t0 से आगे जो है पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट नहीं बदल रहा है। इसका मतलब इस रीजन में इसका वेलोसिटी जो है वो 0 है और इस रीजन में जो इसका वेलोसिटी है वो पॉजिटिव है और कांस्टेंट है, क्योंकि स्लोप कांस्टेंट है। एक स्लोप तो पॉजिटिव है, कांस्टेंट है, और इस वाले रीजन में यानी t0 से आगे जो वेलोसिटी 0 है और इससे पहले जो है वेलोसिटी वो पॉजिटिव कांस्टेंट है। ये कह रहा है द पार्टिकल इज कंटिन्यूअसली गोइंग इन पॉजिटिव x डायरेक्शन। बिल्कुल गलत कह रहा है ये, क्योंकि बॉडी तो रुकी भी है। पार्टिकल इज एट रेस्ट, नहीं, पहले तो यहाँ जा भी रही है क्योंकि इसका वेलोसिटी पॉजिटिव है, x बढ़ रहा है t0 तक, तो ये वाला भी गलत है। सी पार्ट है द वेलोसिटी इंक्रीजेज अप टू t0 एंड देन बिकम्स कांस्टेंट। तो बेटा कांस्टेंट नहीं, उसके बाद ये 0 हो रहा है, यानी पार्टिकल डायरेक्टली स्टॉप कर रहा है, तो ये वाला भी नहीं होगा। फिर यहाँ लिखा है द पार्टिकल मूव्स एट अ कांस्टेंट वेलोसिटी अप टू टाइम t0। बिल्कुल कांस्टेंट वेलोसिटी पॉजिटिव है एंड देन स्टॉप्स। हाँ, उसके बाद वेलोसिटी 0 होता है, बॉडी स्टॉप कर रही है। इसका मतलब डेफिनेटली जो इसका आंसर है वो डी पार्ट होगा। ठीक है, चलिए जी, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास ए पार्टिकल, जो हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3 को हम एक बार देखें। क्वेश्चन नंबर 3 हमें बोल रहा है ए पार्टिकल हैज़ ए वेलोसिटी u टुवर्ड्स ईस्ट। हमारे पास एक पार्टिकल है, उसके पास जो वेलोसिटी है वो है u टुवर्ड्स ईस्ट, तो ये ईस्ट डायरेक्शन है। ठीक है,
एट टी इक्वल टू जीरो पे। इट्स एक्सेलरेशन इज टुवर्ड्स वेस्ट, इसका एक्सेलरेशन इस साइड है, यानी दिस इज ये एक्सेलरेशन है। और आपको पता है यहाँ पे वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच में एंगल 180 है, इसका मतलब ये स्पीडिंग डाउन है, बॉडी रिटार्ड कर रही है। आपको ये याद रखना है, कभी भी वेलोसिटी और एक्सेलरेशन अगर आपस में अपोजिट है तो इसका मतलब बॉडी स्पीडिंग डाउन है, अगर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन सेम डायरेक्शन इसका मतलब बॉडी स्पीडिंग अप है, यानी एक्सेलरेटिंग है। A particle has velocity u towards east at equal to 0. Its acceleration is towards west and is constant. ये constant है. Let xa and xp be the magnitude of displacement in first 10 seconds and next 10 seconds. पहले 10 सेकंड में जो है इसका पहले 10 सेकंड में बॉडी का जो डिस्प्लेसमेंट है वो एक्स है पहले 10 सेकंड में, और अगले 10 सेकंड में एक्स बी में पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट है वो है 10 सेकंड्स। उसके बाद ये कहा गया है एक्स ए लेस देन एक्स बी, एक्स ए इक्वल टू एक्स बी, एक्स ए ग्रेटर देन एक्स बी। द इन्फॉर्मेशन इज इनसफिशिएंट टू डिसाइड द रिलेशन ऑफ एक्स ए विद एक्स बी। तो देखिए मेरी नज़र में जहाँ तक ये जाएगा ये क्वेश्चन, इसमें हमें यू दिया है, ए दिया है, और हमें एक्स ए 10 सेकंड में दिया है, फिर एक्स बी 10 सेकंड में दिया है। मेरी नज़र में इस क्वेश्चन का आंसर हमें नहीं मिलेगा, क्योंकि हमारे पास इतना सफिशिएंट। देखिए अगर मैं आपको इसका एक बेसिक एग्जांपल बताऊं, वेलोसिटी और अपोजिट मतलब है, वेलोसिटी अपोजिट है। आप देखिए यहाँ पे मैं बॉडी को ऊपर फेंक रहा हूँ, बॉडी को मैं ऊपर फेंक रहा हूँ, तो इसका वेलोसिटी जो है वो ऊपर की तरफ है, इसका एक्सेलरेशन जो है वो नीचे की तरफ है। सपोज बॉडी ने यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेसमेंट x निकाला, जब बॉडी यहाँ पे टर्न करेगी, टर्न करके वापस आएगी, ये फिर डिस्प्लेसमेंट x करेगी। लेकिन मुझे ऐसा यहाँ पे कोई पैरामीटर नहीं बताया गया है जिससे मुझे ये पता चले कि ये एक्स ए और एक्स बी जो है ये आपस में बराबर होंगे या इनमें से कौन सा ज़्यादा होगा। हमारे पास यू का नॉलेज नहीं है, यू का वैल्यू नहीं है, ए का वैल्यू हमें नहीं पता है, इसलिए ये इन्फॉर्मेशन जो हमारे पास है बिल्कुल इनसफिशिएंट है इस क्वेश्चन का आंसर निकालने के लिए। बेटा जी क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, अ पर्सन इज ट्रैवलिंग, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, अ पर्सन इज ट्रैवलिंग on a straight line moves with uniform velocity v1 for some time and with uniform velocity v2 for next time। हमारे पास एक बंदा है जो कुछ टाइम के लिए, सपोज यहाँ पे टाइम t के लिए वो यहाँ से यहाँ तक जा रहा है किस स्पीड से, v1 स्पीड से, और अगले टाइम t में फिर सेम टाइम, क्योंकि यहाँ लिखा है फॉर नेक्स्ट सेम टाइम, उसका स्पीड जो है वो कितना है, वो हमारे पास है v2। फिर हमें बताया गया जी व्हाट इज़ द एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड हमें बताइए, एवरेज वेलोसिटी बताइए। देखिए स्ट्रेट लाइन मोशन है, आप यहाँ पे स्ट्रेट लाइन मोशन है, यूनिडायरेक्शन है, तो यहाँ स्पीड बताइए, वेलोसिटी का ये कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा ज़्यादा। तो देखिए अगर मैं इसका एवरेज स्पीड निकालूँ, एवरेज स्पीड का बिल्कुल जो फॉर्मूला है दैट इज टोटल डिस्टेंस ट्रैवल डिवाइड बाई टोटल टाइम टेकन। लेकिन हमारे पास टोटल डिस्टेंस तो नहीं है, लेकिन टोटल टाइम है, टोटल टाइम हमारे पास है t प्लस टी, लेकिन डिस्टेंस भी मुझे पता है। देखिए इस रीजन में जो बॉडी डिस्टेंस करेगा, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, दैट मीन डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय टाइम या स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम। यानी यहाँ जो बॉडी डिस्टेंस ट्रैवल करेगा दैट विल बी v1t, और यहाँ जो बॉडी इस रीजन में डिस्टेंस ट्रैवल करेगा दैट विल बी v2t। सो टोटल डिस्टेंस इज v1t प्लस v2t, v1t प्लस v2t। बेटा यहाँ से हम t को कॉमन निकालें, अंदर बचेगा v1 प्लस v2 और नीचे आएगा बेटा हमारे पास 2t, टी ओ टी यहाँ पे कैंसिल होगा, आंसर आएगा v1 प्लस v2 डिवाइड बाई 2। तो आज की बात आप याद रखेंगे, कभी भी अगर आपको इक्वल टाइम इंटरवल का क्वेश्चन दिया है, यानी टाइम इंटरवल्स इक्वल है, और आपको कहा जाए डायरेक्टली कि आप बताइए वेलोसिटी कितना है, आप सिंपल याद रखिए v1 प्लस v2 डिवाइडेड बाई 2, दैट विल बी योर आंसर। ठीक है, जैसा कि यहाँ पे हमने प्रूव कर दिया। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास जो है, क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है, हमारे पास एक बॉडी है, ए पर्सन नहीं, ट्रैवलिंग, फिर से पर्सन है हमारे पास जो कि स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है विद वेलोसिटी v1 फॉर डिस्टेंस x। इस टाइम फिर से वही क्वेश्चन है, यानी ये v1 वेलोसिटी से मूव कर रहा है, लेकिन कितने डिस्टेंस के लिए, x डिस्टेंस के लिए। पहले दिया था टाइम के लिए, अभी डिस्टेंस दिया है, एंड विद यूनिफॉर्म, उसके बाद इसका वेलोसिटी v2 है इस रीजन में, और डिस्टेंस कितना है हमारे पास, इसका x डिस्टेंस दिया हुआ है इसने। इसमें भी ये नेक्स्ट इक्वल डिस्टेंस बता रहा है। ए पर्सन ट्रैवलिंग ऑन अ स्ट्रेट रोड मूव्स विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी v1 फॉर x एंड विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी v2 फॉर x, देन द एवरेज वेलोसिटी। बेटा जी देखिए इसका एवरेज वेलोसिटी, फिर से एवरेज वेलोसिटी का सिंपल सा फॉर्मूला, यूनिडायरेक्शनल है तो स्पीड और वेलोसिटी सेम होगा यहाँ पे, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल डिवाइड बाई टोटल टाइम टेकन। बेटा जी टोटल डिस्टेंस ट्रैवल की बात करें वो होगा x प्लस एक्स डिवाइडेड बाई टोटल टाइम। टाइम अभी गिवन नहीं है, लेकिन अगर इस रीजन में बताएं हम टाइम, हमें पता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम, दैट मीन्स टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई स्पीड, दैट मीन्स x बाई v1, ये होगा t1। यहाँ पे t2 जो होगा वो होगा फिर x बाई v2। तो बेटा जी t1 लिखेंगे x बाई v1 प्लस लिखेंगे x बाई v2, इसको सॉल्व करेंगे, ये आएगा 2x, x को कॉमन निकालें, अंदर बचेगा 1 बाई 1 प्लस v1 डिवाइड बाई 1 प्लस v2, x और x बेटा कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा v एवरेज इज इक्वल टू 2 डिवाइड बाई
v2 प्लस v1 डिवाइडेड बाई v1 v2 क्रॉस मल्टीप्लाई करें यहाँ पे, ये v1 v2 ऊपर जाएगा, ये बनेगा ट्वाइस v1 v2 डिवाइड बाई v1 प्लस v2। तो बेटा अगर आपको कभी भी इक्वल डिस्टेंसेस का क्वेश्चन दिया हो, इक्वल डिस्टेंसेस में जो हमारे पास एवरेज वेलोसिटी आता है बेटा दैट इज ट्वाइस v1 v2 डिवाइड बाई v1 प्लस v2। तो चलिए जी हम ऑप्शन चेक करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 5 का जो ऑप्शन आएगा v1 प्लस v2 तो नहीं आएगा, ये वाला पार्ट नहीं आएगा, ये वाला पार्ट नहीं आएगा। अगर हम इस वाले पार्ट की बात करें, ये वाला पार्ट नहीं आएगा। v इक्वल टू अंडर रूट v2 नहीं आएगा। 1/v1 इक्वल टू ये नहीं आएगा। तो बिल्कुल ये इसका आंसर है। आप इसको सॉल्व कीजिए 2/v को, तो आपका एग्जैक्ट आंसर ये मिलेगा जो हमें यहाँ पे मिला, ट्वाइस v1 v2 डिवाइड बाई v1 प्लस v2। ये था क्वेश्चन नंबर 5। तो बेटा जी चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 को हम चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है हमारे पास, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, ए स्टोन इज रिलीज फ्रॉम एन एलिवेटर गोइंग अप विद एन एक्सेलरेशन ए। हमारे पास एक एलिवेटर है जो ऊपर जा रहा है। यहाँ पे सपोज हमने एक स्टोन ड्रॉप की, ये स्टोन हमने ड्रॉप की विद एन एक्सेलरेशन ए, द एक्सेलरेशन ऑफ स्टोन आफ्टर इट्स रिलीज। देखिए सपोज मैं यहाँ पे किसी बंदे को रखता हूँ, ये स्टोन किसी बंदे के हाथ में मैंने रखी। अगर ये बंदे के हाथ में होती तो एक सिनेरियो था, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन बताया गया द एक्सेलरेशन ऑफ द स्टोन आफ्टर द रिलीज, यानी जब हमने इसको रिलीज किया, यानी इस स्टोन का इस पर्सन के हैंड के साथ कोई कंटैक्ट नहीं है, मतलब स्टोन यहाँ पे है। तो बेटा डेफिनेट आप बिल्कुल बेसिक कॉमन सेंस लगाइए। यहाँ पे हमारे पास स्टोन है, स्टोन नीचे आएगा। स्टोन नीचे आएगा किस एक्सेलरेशन से? नीचे लाने वाली सिर्फ एक एक्सेलरेशन होती है, दैट इज जी। हाँ, अगर ये स्टोन इस बंदे के हाथ में होता तो फिर यहाँ पे फोर्स जो है इस स्टोन पे 2 लगते, तो नेट फोर्स चेंज हो जाता। लेकिन आप इस स्टोन को यहाँ पे देखिए, जब इसको हमने रिलीज किया तो ये फ्री फॉल में नीचे आ रही है, इस पर सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा नीचे की तरफ, मतलब इसका आंसर होगा जी डाउनवर्ड्स। हाँ, अगर ये इसके हाथ में होती नेट फोर्स हमारा चेंज होता, फिर आंसर कुछ और आना था, लेकिन अभी के लिए इसका आंसर जो है वो डेफिनेटली डी पार्ट आएगा। चलिए जी बेटा क्वेश्चन नंबर 7 पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 को ट्राई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हमसे क्या कह रहा है, तो बेटा क्वेश्चन नंबर 7 पे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 हमें बता रहा है, ए पर्सन स्टैंडिंग नियर द एज ऑफ द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग। हमारे पास एक बिल्डिंग है, एक बंदा नियर टू एज खड़ा हुआ है यहाँ पे। थ्रोज 2 balls A and B। बॉल ए इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स, ये बॉल ए को वर्टिकली अपवर्ड्स भेज रहा है, एंड बॉल बी इज थ्रोन, और एक बॉल बी है जिसको ये वर्टिकली डाउनवर्ड्स भेज रहा है विथ सेम स्पीड। सेम स्पीड से ये क्या कर रहा है, देखिए यहाँ पे जो बॉल ए है, मैं यहाँ पे इसका कलर चेंज करता हूँ। इस बॉल ए को क्या कर रहा है, बॉल ए को ये स्पीड जो है, बॉल ए को यहाँ पे जो बॉल ए है, इस बॉल ए को ये स्पीड यू से प्रोजेक्ट कर रहा है ऊपर की तरफ, और इस बॉल बी को स्पीड यू से प्रोजेक्ट कर रहा है नीचे की तरफ। आप देखिए पहले यू को देखते हैं। यू यहाँ से ऊपर जाएगा, वापस आएगा, यहाँ पे पहुँचेगा। आपको पता है कि हमें ये बेसिक नॉलेज है कि जिस वेलोसिटी से बॉडी को भेजा जाता है, अगर आप यहाँ से बॉडी को 20 मीटर पर सेकंड सी वेलोसिटी से भेजते हैं और वो यहाँ पहुँचती है, फिर जब वो बॉडी वापस आएगी ना, एग्जैक्टली ग्राउंड को वो टच करेगी 20 मीटर पर सेकंड जिस वेलोसिटी से आपने इसको भेजा था। तो अगर मैंने बॉडी को यहाँ यू से भेजा था, मतलब यहाँ पे बॉडी ए का वेलोसिटी, बी को तो आप रहने दीजिए, दिस इज बी, बी का तो यहाँ वेलोसिटी डेफिनेटली यू है, लेकिन ए जब यहाँ से वापस आके यहाँ आएगा, इस जगह पे सेम पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन पे बॉडी बी ए का वेलोसिटी भी कितना होगा, यू। अब बी का वेलोसिटी भी यहाँ पे यू है, मतलब अब ए भी नीचे आ रहा है सेम पॉइंट से, कितनी वेलोसिटी से, यू से, और बी भी नीचे आ रहा है सेम वेलोसिटी से, कितनी वेलोसिटी से, यू से। तो फिर कहा है द बॉल हिट्स द ग्राउंड विथ स्पीड वी ए, ये वाला वी ए से हिट कर रहा है, ये वाला वी बी से हिट कर रहा है। तो फिर क्या होगा बेटा, इनका इनिशियल स्पीड सेम है, दोनों का इनिशियल स्पीड सेम है, इसका मतलब दे बोथ विल टच द ग्राउंड विद द सेम वेलोसिटी। इसका मतलब वी ए और वी बी जो है वो डेफिनेटली बराबर होंगे। आपको उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। अगर समझ नहीं आया आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स यहाँ पे कमेंट कर सकते हैं और मैं आपको इस चीज़ का रिप्लाई दूंगा फिर से। लेकिन बिल्कुल बेसिक है, ये बेसिक क्वेश्चन है, इसमें कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। तो बेटा जी देखिए अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। इन प्रोजेक्टाइल मोशन, हमारे पास प्रोजेक्टाइल मोशन का क्वेश्चन है कि प्रोजेक्टाइल मोशन में बताइए क्या हो रहा है। तो ये प्रोजेक्टाइल मोशन ऐसे होती है, द वेलोसिटी इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू, नहीं ऑलवेज परपेंडिकुलर नहीं होती है। देखिए यहाँ पे वेलोसिटी ऐसे होगी, एक्सेलरेशन ऐसे होगी। अगर मैं थोड़ा सा इसका डायग्राम बनाऊं, ये हमारे पास है प्रोजेक्टाइल मोशन,
ठीक है, यहाँ पे वेलोसिटी ऐसे होगी, किसी पॉइंट पे एक्सेलरेशन ऐसी होगी, तो परपेंडिकुलर हमेशा नहीं होती है, तो ये गलत है। इज नेवर परपेंडिकुलर, ये भी बिल्कुल गलत है। इज परपेंडिकुलर टू एक्सेलरेशन फॉर वन इंस्टेंट, देखिए जो टॉप मोस्ट पॉइंट है, इधर वेलोसिटी होता है u cos थीटा, एक्सेलरेशन यहाँ होगा g। आप जरा चेक कीजिए व्हाट इज द एंगल बिटवीन देम, एंगल बिटवीन देम इज 90 डिग्री, तो डेफिनेटली यस, एक जगह पे तो ये डेफिनेटली परपेंडिकुलर होता है। तो इज परपेंडिकुलर टू एक्सेलरेशन फॉर टू इंस्टेंट्स, नहीं बेटा, एक इंस्टेंट पे होता है, दैट इज एट हाईएस्ट पॉइंट। तो इसका आंसर जो है वो सी पार्ट होगा। आप इसको प्लीज कॉपी पे नोट करके रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये, ठीक है। चलिए जी अगले टॉप क्वेश्चन पे जाते हैं। 2 बुलेट्स आर फायर्ड, हमारे पास 2 बुलेट्स को फायर किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें, 2 बुलेट्स फायर हो रही हैं। तो देखिए यहाँ पे मैं इसका डायग्राम बनाऊँ तो ये एक बुलेट है, ये दूसरा बुलेट है, ठीक है। आर फायर्ड साइमल्टेनियसली हॉरिजॉन्टली, दिस इज बुलेट B1, दिस इज बुलेट B2, दे आर फायर्ड साइमल्टेनियसली विद डिफरेंट स्पीड्स फ्रॉम द सेम प्लेसेस। तो यहाँ पे मुझे बुलेट B2 को भी यहीं पे रखना पड़ेगा, दोनों को सेम हाइट से, आप मानिए सेम हाइट से हम इनको फायर कर रहे हैं हॉरिजॉन्टली। ये भी हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल बनेगा, ये भी हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल बनेगा। विच बुलेट विल हिट द ग्राउंड फर्स्ट, ये तो बिल्कुल 9th लेवल का क्वेश्चन है। नीचे आने के लिए टाइम हमें पता है कि हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल में या डाउनवर्ड मोशन में जो टाइम लगता है बॉडी को नीचे आने में, दैट इज t इक्वल टू √2h/g। सो द टाइम नीचे लाने के लिए अगर कोई फैक्टर अगर डिफरेंस क्रिएट करेगा, वो तो या तो हाइट क्रिएट करेगा या तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्रिएट करेगा। बुलेट B1 के लिए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g है, बुलेट B2 के लिए भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g है, दोनों का हाइट सेम है, तो इसका मतलब इन दोनों का जो टाइम है वो सेम होगा। सो दे विल बोथ रीच द ग्राउंड साइमल्टेनियसली, तो इसका आंसर सी पार्ट होगा। अगर यहाँ एयर रेजिस्टेंस का क्वेश्चन होता है कि एयर रेजिस्टेंस को आप कंसिडर कीजिए, फिर इसका आंसर जो है वो डिफरेंट होना था, लेकिन अभी इसका आंसर जो है एयर रेजिस्टेंस की कोई बात नहीं की गई है, तो इसका आंसर जो है वो सी पार्ट होगा। चलिए जी अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 10 में हमें बताया गया है द रेंज ऑफ ए प्रोजेक्टाइल फायर्ड एट एन एंगल ऑफ 50 डिग्री इज 50 मीटर। अच्छा, हमारे पास रेंज है प्रोजेक्टाइल का, हमें रेंज का फॉर्मूला पता है u² sin 2 थीटा डिवाइडेड बाई g, दिस इज रेंज 1, यानी एक रेंज हमारे पास ये है, ठीक है। किस एंगल पे, 15 डिग्री के एंगल पे, तो इसको सॉल्व करें। दिस इज r1 इक्वल टू u² sin ऑफ 2 × 15, दैट इज sin ऑफ 30 डिवाइडेड बाई g, दैट मीन्स r1 इज इक्वल टू u² sin ऑफ, चलिए अभी इसको यहीं पे रखते हैं, देखते हैं फिर आगे फर्दर क्वेश्चन में क्या बोला गया है। इट इज़ फायर्ड विद द सेम स्पीड, अच्छा अब ये यही प्रोजेक्टाइल है, इसको हमने सेम स्पीड से फायर किया, लेकिन 45 डिग्री एंगल पे, स्पीड सेम है। इसका मतलब रेंज R2 जो है, व्हाट विल बी इट्स रेंज, हमें R2 निकालना है, वो होगा u² sin ऑफ 2 थीटा, दैट मीन्स 2 × 45 divided by g. So it will be R2 equal to u² sin 45, that is sin 90, that is 1 divided by g. So it becomes R1 upon R2 is equal to, यहाँ देखें तो ये बनेगा u² by g कैंसिल होगा R1 by R2 में, तो बचेगा sin of 30 divided by 1, ठीक है। तो sin 30 is 1/2, it will become R1 by R2 is equal to 1/2, that means twice R1 is equal to R2, क्योंकि सेम स्पीड है इसीलिए u² और u² मैंने कैंसिल किया। अच्छा जी, twice R1 is equal to R2, what is range 1? 50 मीटर, R1 is 50 मीटर, that means R2 is equal to 2 × 50 which is equal to 100 मीटर। तो बेटा जी इसका आंसर जो है वो डी पार्ट होगा 100 मीटर। बिल्कुल बेसिक प्रोजेक्टाइल का क्वेश्चन है ये, बहुत ईजी सोल्यूशन है इसका। आप देखिए हमने कुछ भी नहीं किया, हमने बेसिक रेशो प्रोपोर्शन से ही इसको सॉल्व, मैंने थोड़ा सा इलॉबरेट किया, लेकिन हम इसको डायरेक्टली रेशो प्रोपोर्शन से 1 सेकंड में लाइटनिंग स्पीड से सॉल्व कर सकते थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2 प्रोजेक्टाइल्स ए एंड बी, अब हमारे पास प्रोजेक्टाइल ए एंड बी है, आर प्रोजेक्टेड विद 15 डिग्री एंड 45 डिग्री फॉर, ठीक है 50, फिर से वही क्वेश्चन है, इफ आर ए एंड आर बी बी द हॉरिजॉन्टल रेंज। अब हमें आर ए नहीं पता, अब हमें आर बी नहीं पता, हमें बताया फिर जो हमारे पास है, फिर क्या होगा हमारे पास फॉर 2 प्रोजेक्टाइल्स देन, तो फिर क्या होगा हमारे पास, आर ए हमारे पास एक रेंज है, आर बी हमारे पास दूसरा है, तो फिर क्या होगा। देखिए बेटा अभी हमने जब क्वेश्चन सॉल्व किया उसमें हम u² को तो कैंसिल कर पाए, लेकिन यहाँ पे u² के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन जो है वो गिवन नहीं है।
इसका मतलब इस क्वेश्चन में हम आगे जा ही नहीं सकते, क्योंकि यू स्क्वायर वहाँ पे तो सेम स्पीड, इस क्वेश्चन में देखिए क्वेश्चन नंबर 10th में सेम स्पीड लिखा था, तो हमने यू स्क्वायर को कैंसिल कर पाए, लेकिन यहाँ पे स्पीड की कोई बात नहीं लिखी है, तो इसका मतलब हम यू स्क्वायर को कैंसिल नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब हमारे पास इन्फॉर्मेशन जो है वो इनसफिशिएंट है, हम नहीं डिसाइड कर पाएंगे कि किसका रेंज ज़्यादा है किसका रेंज कम है। ठीक है, तो इसीलिए ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन को हम फर्दर सॉल्व नहीं कर सकते बेटा। चलिए जी क्वेश्चन नंबर 12th की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12th क्या है? ए रिवर इज फ्लोइंग फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, हमारे पास एक रिवर फ्लो कर रहा है वेस्ट टू ईस्ट, दिस इज नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, तो दिस इज योर वेलोसिटी ऑफ रिवर। अच्छा जी, एट अ स्पीड ऑफ दिस ए मैन ऑन ए साउथ बैंक पे इज कैपेबल ऑफ स्विमिंग 10 मीटर वांट्स टू स्विम इन शॉर्टेस्ट टाइम। तो बेटा ये जो है ये क्वेश्चन हमारे पास जो है, ये क्वेश्चन है हमारे पास मैन एंड रिवर प्रॉब्लम का रिलेटिव वेलोसिटी में। जिन्होंने पढ़ी है उनको समझ में आएगा, जिन्होंने नहीं पढ़ी है तो उनको जब पढ़ाया जाएगा तब समझ में आएगा। अगर किसी भी बंदे को शॉर्टेस्ट टाइम में रिवर को क्रॉस करना है तो हमें रिलेटिव वेलोसिटी के कंसेप्ट में, या जिन्होंने सीखा होगा पता होगा कि शॉर्टेस्ट टाइम में बंदे को सीधे स्विम करके जाना है। हाँ डेफिनेटली इसको रिवर जो है वो नीचे लेके जाएगा, यानी ये लगेगा कि ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, लेकिन अगर इसको शॉर्टेस्ट टाइम में पार करना है, इसको सीधे इस डायरेक्शन में जाना है, फिर इसको रिवर यहाँ से पुश करके यहाँ पहुँचाएगा, तो पहुँचेगा तो यहाँ पे, लेकिन वो भी हमारे पास मिनिमम टाइम होगा। मिनिमम टाइम को में क्रॉस करने के लिए कंडीशन ये है, इसको डायरेक्टली अलॉन्ग द नॉर्थ जाना है, फिर ये नीचे की तरफ जाएगा रिवर की वजह से, उसके साथ हमारा कोई लेना देना नहीं है, लेकिन डेफिनेटली वो जो है ये जिस डायरेक्शन में ये स्विम करना शुरू करेगा उसी इस डायरेक्शन में इसको स्विम करना है ताकि ये शॉर्टेस्ट टाइम में पार पहुंच जाए। सर लेकिन ये तो इस जगह पहुंचेगा। बेटा हाँ ये इस जगह पहुंचेगा, डेफिनेटली ये इस जगह पहुंचेगा, लेकिन वही हमारे पास शॉर्टेस्ट टाइम की कंडीशन बनेगी। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ए जो नॉर्थ। जिन्होंने नहीं पढ़ा उनको पता, उनको अभी नहीं पता होगा, जिन्होंने पढ़ा है उनको ये चीज़ डेफिनेटली पता होगी कि अगर शॉर्टेस्ट टाइम में पहुंचना है तो डायरेक्टली जो है ऊपर की तरफ हमने स्विम करके जाना है। चलिए जी बेटा, अब हम आते हैं कहाँ पे, अब हम लास्ट क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। इन एन अरेंजमेंट द एंड्स पी एंड क्यू ऑफ इनएक्सटिंग्विशिबल स्ट्रिंग डाउनवर्ड्स विद यूनिफॉर्म स्पीड यू, मतलब ये पी यू नीचे आ रहा है, ये क्यू भी यू नीचे आ रहा है, डाउनवर्ड्स विद यूनिफॉर्म, पुली ए एंड बी आर फिक्स्ड, ये दोनों फिक्स यानी रेस्ट पे है। द मास एम, ये मास एम ऊपर जाएगा, किस वेलोसिटी से ऊपर जाएगा ये हमें बताना है। एक्चुअल में तो ये क्वेश्चन जो है वो न्यूटन लॉज में होना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं। चलिए अब यहाँ पे देखिए, अगर मैं मानता हूँ कि सपोज ये मास एम जो है वेलोसिटी वी से ऊपर जा रहा था, ये कंपोनेंट क्या होगा बेटा, ये कंपोनेंट होगा हमारे पास वी कॉस थीटा, यहाँ से भी ये कंपोनेंट होगा हमारे पास वी कॉस थीटा। तो हम एक एंड की बात करते हैं, एक एंड को मैं लेता हूं, तो अभी मेरे पास स्ट्रिंग है, इस स्ट्रिंग पे दो फोर्सेस लग रहे हैं, एक यू लग रहा है और एक वी कॉस थीटा लग रहा है, सिर्फ दो फोर्सेस लग रहे हैं बेटा। एक लग रहा है यू कॉस थीटा नीचे की तरफ, और लग रहा है यहाँ पे वी कॉस थीटा, क्या लग रहा है वी कॉस थीटा। तो यहाँ पे दो फोर्सेस लग रहे हैं, एक यू लग रहा है दूसरा वी कॉस थीटा लग रहा है। ये सिस्टम यहाँ पे जो है रेस्ट पे है, इसका मतलब हम लिख सकते हैं यू इज इक्वल टू वी कॉस थीटा। तो इसका मतलब मैं वी को लिख सकता हूँ दैट इज इक्वल टू यू डिवाइडेड बाई कॉस थीटा। अगर कोई ऑप्शन हमारे पास ये है तो ये इसका आंसर होगा। देखिए क्योंकि इसमें और कोई भी वेलोसिटी नहीं लग रही है, सिर्फ दो वेलोसिटीज, एक यू है दूसरा वी कॉस थीटा है, और इस वी कॉस थीटा को जनरेट कौन कराएगा, इसको यू कराएगा। दैट मीन्स दिस यू मस्ट बी इक्वल टू वी कॉस थीटा। ये वेलोसिटी सेम होनी चाहिए, यू और वी कॉस थीटा आपस में बराबर होनी चाहिए। दैट मीन्स वी का आंसर जो है वो होगा यू कॉस थीटा। तो बेटा ये थे 13 क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव 1 के। होपफुली आपको समझ में आ गए होंगे। मैंने बहुत बेसिक तरीके से इनको एक्सप्लेन करने की कोशिश की। इंशाल्लाह नेक्स्ट कुछ दिनों में ऑब्जेक्टिव 2 के सॉल्यूशंस जो हमारे पास ये है इसके भी आएंगे। आप ऑब्जेक्टिव 1 को कॉपी पे नोट कीजिए। नीट और जेडब्ल्यू मेन और जेडब्ल्यू एडवांस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एससीवी, तो आप इनको रखिए। अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए। थैंक यू वेरी मच।